नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आंदोलन का सुप्रीम हल। पिछले 21 दिनों से 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की जिद पर अन्नदाता सड़कों पर डटे हैं। गतिरोध को खत्म करने को लेकर सरकार और किसानों के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिखता। ऐसे में अब किसानों को सुप्रीम अदालत से उम्मीद है कि अदालत के फैसले से किसानों को हक मिलेगा, लेकिन इसके पीछे भी कई पेच है जिसे सुलझाना अदालत के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। खैर, ये तो रही किसान और आंदोलन की बात, लेकिन आज हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए किसान आंदोलन से जुड़ी हर वो खबर आपको दिखाएंगे जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि स्थिति अभी है कहां, केंद्र सरकार बैकफुट पर है या फिर फ्रंट फुट पर है, किसान आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, सर्दी का यह महीना है और इस वक्त चल क्या कुछ रहा है। चलिए बात सबसे पहले सुप्रीम अदालत की करेंगे, जिसमें आज किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सरकार और किसानों दोनों को सलाह दी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड करने की संभावना तलाशे, तो वहीं किसानों को नसीहत दी कि विरोध के तरीके में बदलाव किया जाए। सरकार और किसानों के दरमियान बंद बातचीत के बीच सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई रास्ता खोजने की जद्दोजहद शुरू तो हुई, लेकिन वहां से भी फिलहाल कोई आदेश या फैसला नहीं आ रहा। 2 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई के आखिर में सभी पक्षों को नोटिस जारी करने की बात कही और किसानों को सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करने का फैसला लिया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणियां बेहद अहम है। खासकर विरोध प्रदर्शन को किसानों का मौलिक अधिकार बताना। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार को मानते हैं, हम इसको बाधित नहीं करेंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि हम कानून के विरोध में मौलिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन इससे किसी की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ ही चीफ जस्टिस की एक और टिप्पणी पर ध्यान देना भी जरूरी है, जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे की उस दलील पर आई जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से दिल्ली के लोग भूखे रह जाएंगे। अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। यानी प्रदर्शन के अधिकार के साथ कोर्ट ने उस बातचीत की सलाह भी दे दी। इसी सुनवाई में कोर्ट ने कहा केंद्र और किसानों को बात करनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाएं जिसके सामने दोनों पक्ष किसान कानून पर अपनी बात रखें और मुद्दे को सुलझाएं। स्वतंत्र कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे सदस्य हो सकते हैं। सुनवाई में पंजाब की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील पी चिदम्बरम पेश हुए, जिन्होंने बातचीत के लिए समिति का स्वागत किया। चिदम्बरम ने कहा राज्य को कोर्ट के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि कुछ लोगों का समूह किसानों और केंद्र के बीच बातचीत करवाए। ये किसानों और सरकार का फैसला है कि समिति में कौन होगा। सुनवाई के आखिरी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुझाव दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने फिलहाल तो इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही सरकार से चर्चा की बात भी कह डाली। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा अगर आप आश्वासन दे सकें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक नया किसान कानून लागू नहीं होगा तो बात बन सकती है। जिस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा इसके लिए सरकार से चर्चा करनी होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो किसान आगे बात ही नहीं करेंगे। गुरुवार की सुनवाई पूरी तरह से किसान आंदोलन पर रही, न कि खेती कानूनों पर। कोर्ट की तरफ से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका। अब सर्दियों की छुट्टियों में वोकेशन बेंच इस पर आगे सुनवाई जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
किसान और सरकार के बीच जारी संघर्ष में अगर किसी को सबसे ज्यादा अपनी राजनीतिक रोटियां सिकती दिख रही है तो वो है विपक्ष। बिन बुलाए मेहमान की तरह विपक्ष लगातार खुद को किसान और पंजाब का सबसे बड़ा रहनुमा बताने में जुट चुका है। विपक्ष के इसी चाल पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया। मोदी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में सिखों के हित में किए गए सराहनीय कामों की एक बुकलेट जारी की, जिसमें इस बात का विस्तार से जिक्र है कि कैसे पीएम मोदी ने पंजाब को वो पूरा सम्मान दिया जिसका वो सालों से हकदार था। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर महीने की जानलेवा सर्दी और सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर डटे अन्नदाता की यह तस्वीर। इन तस्वीरों को देखकर आज पूरे देश का दिल पसीज रहा है। हर कोई बस यही चाहता है कि किसी तरह किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि किसानों का ये गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा? किसान आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, जिसकी आशंका केंद्र सरकार के तमाम मंत्री पहले ही जता चुके हैं। पिछले 21 दिनों में किसान और सरकार के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार किसानों की कई मांगों को मान भी चुकी है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द कराने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि इस किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का एक बड़ा मकसद फल फूल रहा है, जिसमें बीजेपी को पंजाब और सिख विरोधी बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने उन तमाम विपक्षी पार्टियों को अपनी बुकलेट के जरिए जवाब दिया जो बीजेपी को पंजाब विरोधी बताने में जुटे थे। बुकलेट के जरिए यह बताया गया कि कैसे मोदी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में चाहे श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती का पवित्र उत्सव हो या फिर गुरु गोविंद जी की 350वीं जयंती, (1984) दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात हो या फिर श्री करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि दिखाई और सिख समुदाय के लिए काम करने का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा की दृष्टि से हो। बात सबसे पहले सिख धर्म के बेहद पवित्र स्थान करतारपुर साहिब की। 20-22 तारीख 9 नवंबर 2019। यात्राएं ये वही शुभ घड़ी थी जब पाकिस्तान से बात कर करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन किया गया की अगुवाई करने के लिए और इसी मौके पर एसजीपीसी ने पीएम मोदी को कौमी सेवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ये वो पुरस्कार है जिसे पीएम मोदी को सिख कौम की आन बान और शान की रक्षा के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को देखते हुए दिया गया था। श्री दरबार साहिब अमृतसर के लिए FCRA पंजीकरण। दशकों से दुनिया भर के सिखों की पुरजोर मांग के बावजूद श्री दरबार साहिब अमृतसर को FCRA पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया था। इसके कारण संगत में बेहद निराशा थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस समस्या का हल तलाशते हुए सितंबर 2020 में यह घोषणा की कि अब FCRA पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। कर मुक्त लंगर सेवा। लंगर सेवा पर लग रहे GST को समाप्त किया। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भव्य तरीके से देश और दुनिया में इसे मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षा का प्रचार किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पटना गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था। इस अवसर पर 350 रुपए का स्मारक सिक्का और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति
श्रद्धांजलि के रूप में स्मारक डाक टिकट भी जारी की गई। श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व देश और विदेश में अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक भव्य पैमाने पर इसे मनाया गया। ब्लैकलिस्ट से नाम हटाना, दशकों से विदेशों में रहने वाले कुछ सिखों के लिए भारत में अपने घर आने के लिए वीजा प्राप्त करना मुश्किल था। इसकी वजह यह थी कि उनके नाम ब्लैकलिस्ट या केंद्रीय प्रतिकूल सूची में थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कुछ अन्य देशों में रहने वाले सिखों के नाम शामिल किए गए थे। मोदी सरकार ने दिल को छू लेने वाला भाव प्रदर्शित करते हुए 314 नामों वाली ब्लैकलिस्ट में से 312 नामों को हटा दिया और ये सभी लोग अपने परिजनों से मिल पाए। दशक बाद इंसाफ। मोदी सरकार ने 1984 दंगे के दोषियों को दंडित किया और पीड़ितों को मुआवजा और सहायता राशि प्रदान की। सिख विरासत पर गर्व। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को उनकी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब ले गए। ये न केवल दोस्ती का एक संकेत था, बल्कि इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण था कि कई सिख अफगानिस्तान में रहते हैं। सरकार विदेश में कुछ पुराने गुरुद्वारे के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। जलियांवाला बाग स्मारक। मोदी सरकार इस घटना में महान बलिदान देने वालों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक 2019 लेकर आई, ताकि राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जा सके। मुश्किल वक्त में मदद का हाथ। भले ही सिख दुनिया में कहीं भी रहते हों, लेकिन मोदी सरकार हमेशा उनके हित, सुरक्षा और रक्षा के लिए तत्पर रहती है। पाकिस्तान के सिखों के साथ समन्वय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में मौजूद सिख धर्म के पवित्र स्थानों की सुरक्षा करने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को विभिन्न तरीकों से मजबूत बनाने में विश्वास करते हैं, जिनमें उनकी रक्षा एवं सुरक्षा के लिए भारत की आवाज उठाना भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिखों के अधिकार सुनिश्चित करना, एसजीपीसी चुनाव और सुधार, सिख युवाओं को सशक्त बनाने के साथ पंजाब के विकास को रफ्तार देने को पीएम मोदी खुद मॉनिटर करते हैं। ध्यान रहे कि ये वो तमाम दावे हैं जो बीजेपी ने अपने बुकलेट के जरिए पंजाब के लोगों को बताने का प्रयास किया। बीजेपी के इस बुकलेट के वैसे तो कई मकसद है, लेकिन जो दो सबसे अहम बात वो ये कि यहाँ बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहला ये कि विपक्ष बीजेपी को लगातार सिख और पंजाब विरोधी बताने में जुटा है। उसे मोदी सरकार ने अपने इस जवाब से बता दिया कि बीजेपी ने पिछले 6 सालों में पंजाब के लिए क्या क्या कदम उठाए और विपक्ष केंद्र को कैसे बदनाम करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष को उसी के घर में घेरने के लिए केंद्र सरकार की बुकलेट वाला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी की केंद्र के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी को पंजाब हितैषी बताने वाली बुकलेट विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आ रही और आएगी भी कैसे। दरअसल बीजेपी ने अपनी बुकलेट के जरिए पंजाब के तमाम विपक्षी पार्टियों को उसी के घर में घेरने का प्लान तैयार किया है। ऐसे में विपक्षियों ने अपने स्वर और तीखे कर लिए हैं। श्रोमणी अकाली दल कह रही है कि अगर सरकार अपने बढ़िया काम को गिनवा रही है तो उसको अपने गलत कामों के जवाब भी देने चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगीर कौर के तेवर थोड़े तल्ख हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करना तो सरकार का फर्ज होता है और लोगों की मांगे पूरी करना भी सरकार के ही काम होते हैं। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ।
आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और सिखों के लिए किए गए काम गिनवाने की जगह पर असलियत में सिखों के लिए काम करने की बात कही। नरेंद्र मोदी जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। अकाली दल के साथ पुराना रिश्ता टूटने के बाद बीजेपी अब अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बेशक चुनाव 2022 में होने हो, लेकिन बीजेपी ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है और इस बुकलेट को भी चुनाव की तैयारी के तौर पर लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर किसान आंदोलन को देखते हुए गृह मंत्रालय भी पूरे अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय के पास इस बात के पहले से इनपुट थे कि आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी कुछ नया खेल खेल सकते हैं। ऐसे में खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़ी एनजीओ पर ब्रेक लगाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। सरकार का यह कदम कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें देश के टॉप एजेंसी को शामिल किया गया है। देश और विदेश में खालिस्तान के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठनों पर अब केंद्र सरकार का चाबुक चलने वाला है। जिस तरह कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और उससे जुड़े एनजीओ पर एक्शन हुआ, ठीक उसी तर्ज पर खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े एनजीओ पर क्रैकडाउन का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। एक्शन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें देश की टॉप एजेंसियों को शामिल किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू को जिम्मा दिया गया है कि वो न सिर्फ विदेश में मौजूद खालिस्तानी संगठनों पर स्ट्राइक करें, बल्कि देश में इन संगठनों से फंडिंग लेने वाले एनजीओ की भी पहचान कर उन पर शिकंजा कसें। खालिस्तानी आतंकी संगठन सहित कई ऐसे आतंकी संगठन जो राजधानी दिल्ली, पंजाब सहित कई दूसरे राज्यों में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश से उसको फंड मुहैया कराया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ दिनों पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, एफआईयू जैसे जो जांच एजेंसियां हैं, उन केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख को बाकायदा बुलाया गया था। उनसे बाकायदा उनके प्रमुख से बातचीत की गई और उनसे भी बाकायदा इनको निर्देश दिया गया कि इस तरह के आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और लिहाजा इस मामले में विदेशी फंडिंग और उन आतंकी संगठनों के साथ में कनेक्शन को खंगालने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में खालिस्तान की अगर बात करें, बब्बर खालसा की बात करें या इस तरह के जो कई आतंकी संगठन हैं जिसको फौरन से फंडिंग मिल रहा है, उस पर नकेल कसने की अब तैयारी की जा रही। खबर यह है कि इस क्रैकडाउन की प्लानिंग बीते दिनों गृह मंत्रालय में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान इस पर फैसला हुआ, जिसके तहत पहले से ही आतंकी संगठन घोषित सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे अलगाववादी संगठनों से देश में पहुंचने वाली विदेशी फंडिंग की पड़ताल करना है। खास नजर यूके, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों से होने वाली संदिग्ध फंडिंग पर है। खुफिया इनपुट है कि इन देशों से फंडिंग का इस्तेमाल देश में खालिस्तान के नाम पर माहौल बिगाड़ने का है। गृह मंत्रालय ने ऐसे देशों में एक्शन की तैयारी की है, जब खुफिया एजेंसियों की तरफ से लगातार आगाह किया जा रहा है कि खालिस्तानी एलिमेंट मौजूदा किसान आंदोलन की आड़ में कोई हरकत कर सकते हैं, खासकर तब जबकि यूके, यूएस और कनाडा में कई खालिस्तानी संगठन किसानों के नाम पर अपने एजेंडे के साथ खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें अब तक एसएफजे और बब्बर खालसा जैसे संगठनों का नाम सामने आया है। जो लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं। इस मामले में
कुछ ऐसे भी संपर्क सामने आ रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों का ने जिस तरह से बाकायदा किसान संगठन के बीच में घुस करके कुछ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश किया है, और जो विदेश से फंड आ रहा है उससे बाकायदा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए ये तमाम जाँच एजेंसियाँ काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और जल्द ही इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन आतंकी संगठन और उसके विदेशी फंड के मसले पर एक ठोस और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद आंदोलन का सुप्रीम हल निकल सकता है। उम्मीद भी कुछ ऐसी। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।